जब हम बात न्याय की करते हैं तो हमारे सामने पिक्चर बनती है हाई कोर्ट की, हमारे सुप्रीम कोर्ट की, हमारी न्यायपालिका की। और इसी न्यायपालिका पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे तो आम आदमी का जो न्यायपालिका है उससे विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। साथियों, ऐसा ही कुछ हुआ है जस्टिस यशवंत वर्मा के केस को लेकर। जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज थे। जस्टिस यशवंत वर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। अब से 2 महीने पहले हमने यह सेशन आपको बखूबी कराया था। उसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा पर अब सरकार महाभियोग लाने की बात कर रही है। आखिर होता क्या है महाभियोग, कब सरकार इसे लाने का प्लान कर रही है जज साहब के साथ, एक एक करके सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आपको ये जज साहब याद होंगे, मैंने इन पर एक सेशन भी किया था इसी चैनल पर। दिल्ली उच्च न्यायालय के आप जज थे, हैं नहीं थे। अब अगर मैं बात करूं तो यहां न्यूज़पेपर की कटिंग देखिए। जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग ला सकती है, मानसून सत्र में प्रस्ताव संभव, कैश कांड के दोषी जज के घर जले नोट मिले थे। देखिए, जो जज साहब है ना, इनके घर मार्च 2025 में यानी इसी साल मार्च के महीने में जज साहब जो है छुट्टी मनाने गए थे। दिल्ली में इनका सरकारी आवास था। जज साहब अपने यहां छुट्टी पर थे। आवास में पीछे आग लगती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है, आग पर नियंत्रण पाती है और वहीं जज साहब के घर में 15 करोड़ रुपए जले हुए मिलते हैं। यह खबर जैसे ही मीडिया में फैलती है तो एकदम से माहौल गर्मा जाता है। और आखिरकार बात थी जज के घर में पैसे मिलना। जब इनसे बात पूछी गई, भाई पैसे कहां से आए, हिसाब किताब ना देने पर इनके खिलाफ जो है मामला दर्ज कराया और इनको पनिशमेंट दिया। पनिशमेंट मिला किस रूप में? पनिशमेंट बस इनको यह मिला कि इनको दिल्ली से और इलाहाबाद, जो इनका घर है एक तरह से वहीं के रहने वाले हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनको ट्रांसफर कर दिया गया। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनको ट्रांसफर किया गया तो वहां के जो वकील थे, वहां के जो बार काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने इनका विरोध किया कि हम अपने न्यायालय में ऐसे व्यक्ति को जिस पर आरोप है भ्रष्टाचार का, उसे हम काम नहीं करने देंगे। तो ऐसे में सरकार ने इनसे इनके सारे अधिकार जो राइट्स थे छीन लिए कि ये मतलब किसी का केस नहीं देख पाएंगे। बहुत सारे जो भी इनके राइट्स थे एज ए जज वो छीन लिए, बस इनको ट्रांसफर कर दिया। और इनके खिलाफ सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जांच के आदेश दे दिए। जांच चलती रही। अब उसके बाद जज साहब के घर इस तरह से देखिए पैसे पाए गए थे। अगर मैं यहां बात करूं तो आप देखिए सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनती है, जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी। उसके बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ मानसून सत्र में महाभियोग आएगा। देखिए, संसद के 3 सत्र होते हैं जिन्हें हम बीएमडब्ल्यू के नाम से जानते हैं। बीएमडब्ल्यू यानी बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो अब आने वाला जो है मानसून सेशन, उस सेशन में इनके खिलाफ महाभियोग आ सकता है। यह जांच में दोषी पाए गए और इनसे कहा गया कि भैया अपना, ज्यादातर होता ही है कि अगर कोई भी जज जांच में दोषी पाया जाता है तो अपना पद वो स्वतः ही रिजाइन कर देते हैं अपने पद से। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बेकसूर हूं, ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश है। तो ऐसे में जब इनसे ये अपना पद खुद नहीं छोड़ रहे तो जो सीजेआई संजीव खन्ना थे, अब से पहले जो सीजेआई थे, वर्तमान में जो सीजेआई है, इनसे पहले जो सीजेआई थे संजीव खन्ना साहब, उन्होंने राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से इनकी जो है पूरी रिपोर्ट दी कि साहब ये जो है दोषी पाए गए हैं और इनके खिलाफ महाभियोग आया जाए। आफ्टर ऑल ये महाभियोग होता क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर हमने एक वीडियो भी किया था जब इनके घर में पैसे पाए गए थे, तो मैंने आपको इसी चैनल पर एक वीडियो करके सारी बातें बताई थी। ये वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये वीडियो देख सकते हो। बात आती है अब के जो जज साहब हैं, जज साहब पर महाभियोग लाने की तैयारी है। अब बात यह, महाभियोग होता क्या है? देखिए, जज को, हमारे जो देश में जजों को एक कवर है, एक सुरक्षा कवच है। क्या? अगर वो किसी आरोप, उनके खिलाफ कोई भी आरोप, मान के चलिए आरोप दर्ज होता है, तो उनको आप डायरेक्ट जाके अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना होगा? उनको पहले उनके पद से हटाना होगा। पद से हटाएगा कौन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट का जज? जी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। इनको कोई भी पद से नहीं हटा सकता। फिर कौन हटाएगा? इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना होता है।
कहां लाना होता है? संसद में लाना होता है। संसद के या तो निम्न सदन या उच्च सदन, या तो लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लाना होता है, उस पर वोटिंग होती है और वोटिंग में भी 2/3 मेजोरिटी से वो जो प्रस्ताव पास होना चाहिए, उसके बाद ही अपने पद से हटते हैं। अच्छा, जो महाभियोग है, महाभियोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया जाता है। इनको हटाने के लिए हमारे संविधान में महाभियोग जैसा कोई भी शब्द यूज नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि इनको भी ऐसे ही उसी तरह से हटाया जाता है तो इनके लिए भी हम महाभियोग यूज कर लेते हैं। बाकी संविधान में महाभियोग नाम का कोई भी शब्द इनको हटाने के लिए यूज नहीं किया गया है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो इनके अगर हम पूरी बात जाने तो देखिए कहानी क्या है कि पूरा मामला क्या है। मार्च के महीने की बात है। इनका जो घर है दिल्ली में ये दिल्ली के हाई कोर्ट में ये जज थे। इनका घर जो दिल्ली में है, वहां पर जब ये छुट्टियों के समय घूमने गए हुए थे, घर में आग लगती है। फायर ब्रिगेड उसे बुझाने आती है और वहां पर नोटों का जखीरा मिलता है जो लगभग 15 करोड़ बताए जा रहे हैं। जब ये बात मीडिया में आती है तो इनके खिलाफ जो है मुकदमा होता है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बीच में एंट्री होती है और सुप्रीम कोर्ट इनका ट्रांसफर जो है इलाहाबाद करता है और इनके खिलाफ जांच बिठा देता है। अब जांच जो है, जांच की रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट सौंप दी गई है। जो जिन लोगों ने जांच की उन्होंने चीफ जस्टिस को रिपोर्ट सौंपी। चीफ जस्टिस ने वो रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंप दी गई है। हालांकि ऐसा कहीं भी ऑफिशियल नहीं है कि इनके खिलाफ महाभियोग आएगा ही आएगा। ये अंदरूनी जो मार्केट में चर्चाएं चल रही हैं वो सारी की सारी ये बातें चल रही हैं वहां पे। तो यहां देखें, कैश कांड मामले में जस्टिस जसवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। अगर हम बात करें, कुछ सूत्रों ने बताया कि 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले जो मानसून सत्र में, उसमें ये जो इनके खिलाफ जो इंपीचमेंट की प्रोसेस है वो हो सकता है। उसके बाद आप यहां देख सकते हो, दरअसल जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी। ये सारी बातें, जहां 500 के नोट पाए गए, ये बात मैंने आपको बता दी। अब इनके खिलाफ कब क्या क्या हुआ, तो देखिए इनके खिलाफ 14 मार्च करीब 11:35 पर लुटियंस दिल्ली, इनके यहां आग लगती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी, 4-5 गाड़ियां पहुंचती हैं, उन्हें 500 के नोट दिखते हैं। 22 मार्च को सीजेआई, देखिए 14 को आग लगती है, 14 मार्च को, 22 मार्च को सीजेआई आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्य की समिति को गठित करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस की जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। 5 अप्रैल को जस्टिस वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के रूप में शपथ ली, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं सौंपा गया। यानी शपथ तो ले ली जज के रूप में जब ये इलाहाबाद पहुंचे, लेकिन इन्हें कोई काम नहीं दिया गया कि भैया आप पर आरोप है और कोई भी, अब मान के चलिए जैसे आप पर आपका केस, ये महाशय सुने, ये जज साहब सुने, वर्मा साहब, तो आप सीधा कह सकते हो कि वर्मा साहब आपने तो पैसे खाए होंगे, क्योंकि इन पर आरोप ही कुछ ऐसा है। 3 से 4 मई को कमेटी सीजेआई को रिपोर्ट सौंप देती है, यानी जो कमेटी बनाई गई वो 3 से 4 मई को अपनी रिपोर्ट सौंप देती है और 8 मई तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने पीएम और राष्ट्रपति को लेटर लिखकर महाभियोग प्रस्ताव की सिफारिश की। हालांकि यह सार्वजनिक नहीं किया गया है। मतलब रिपोर्ट में क्या आया, जो इस कमेटी ने इन्हें दोषी पाया, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, पब्लिक नहीं किया गया है। अब अनुमान यह लगाए जा रहे हैं कि इन पर महाभियोग लगना तय है। यह सारी बातें, ये सारी की सारी बात मैंने आपको बता दी। उसके बाद अगर बात करें, अब महाभियोग लाया कैसे जाता है इसको समझते हैं। देखिए महाभियोग लाने का प्रोसेस क्या है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है ये प्रस्ताव, मतलब चाहे तो आप उच्च सदन में ले आओ, चाहे निम्न सदन में, चाहे तो राज्यसभा में, चाहे तो लोकसभा में। उसके बाद लोकसभा में अगर आप ला रहे हो तो कम से कम 100 सदस्य लिख कर दें, जो सभापति होते हैं उनको लिख कर दें कि माननीय हम इन जज साहब के खिलाफ महाभियोग का प्रोसेस, इनको हटाना चाहते हैं इनके पद से, ठीक है। और राज्यसभा में अगर ला रहे हैं तो कम से कम 50 सदस्य लिख कर दें। संसद की दोनों तरफ से बनाई जाती है जांच समिति। अच्छा, अगर जो यहां राज्यसभा में या लोकसभा में जो सभापति हैं, अगर वो इस विषय को मानने के लिए या सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर इस पर वोटिंग होती है। वोटिंग में क्या है कि वोटिंग में मिनिमम, जैसे मान के चलिए 543 सदस्य हैं हमारे जो है लोकसभा में, तो कम से कम आधे से ज्यादा तो उपस्थित होने चाहिए, यानी 273 तो उपस्थित होने चाहिए। और
उनमें से भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ यह बिल पास होना चाहिए, यानी जो प्रस्ताव है वो पास होना चाहिए। अगर वोटिंग में ऐसा होता है तो पहले तो सबसे पहले क्या होता है, ये राजी होने चाहिए, जो सभापति है वो राजी होने चाहिए कि ठीक है, मैं इनका जो तुम प्रस्ताव लाए हो मैं इसे स्वीकार करता हूं। फिर इस पर वो जांच समिति बनाते हैं 3 सदस्यों की। इस 3 सदस्यों की जांच समिति में कौन, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा के अध्यक्ष, वो क्या करते हैं, जांच समिति बनाते हैं। इसमें कोई रिटायर्ड जज हो सकते हैं या कोई भी 3 लोग चुन सकते हैं। वो अगर वो जांच समिति पाती है कि हां ये दोषी हैं, तो फिर क्या होता है, संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पर बहस होती है, उसके बाद वोटिंग होती है, जज को भी यहां अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। पारित करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है और उसके बाद लास्ट में जब दोनों सदनों से पास हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति जो है अपनी मोहर लगा देते हैं और फिर फाइनली जज साहब को हटा दिया जाता है। इस तरह से यह होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया यह है, देखिए या तो राज्यसभा सभा में लाइए या लोकसभा में लाइए। अगर स्वीकार कर लिया जाता है, यानी राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है। कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो फिर वोटिंग होती है और फाइनल में वोटिंग होने के बाद बहस होती है। जज साहब जो दोषी हैं, जिन पर मुकदमा है, उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है और फाइनली राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देते हैं। यह आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 4 में दिया गया है। हमारे संविधान के आर्टिकल किस में दिया गया है, आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 4 में दिया गया है। उसके बाद बात करें तो इनका करियर की बात करें तो इनका जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद यूपी में हुआ था। ग्रेजुएट हैं, हंसराज कॉलेज से बीकॉम किया, ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी इन्होंने किया। उसके बाद 8 अगस्त 1992 को वकालत शुरू की। 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल एडवोकेट बने। 2012-13 में उत्तर प्रदेश के चीफ स्टैंडिंग काउंसलिंग रहे। अगस्त 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियर वकील रहे। 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने और 1 फरवरी 2016 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में परमानेंट जज बने। 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट में जज बने, यानी 2021 से दिल्ली में थे और 2025 का यह वाकया हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इससे पहले भी, इस आरोप से पहले भी इन पर आरोप लगे हैं। इन पर आरोप 2018 में लगा था जब इन्होंने 97.85 करोड़ रुपए के घोटाले में इनका नाम जोड़ा था। दरअसल ये जो घोटाला है वो 2018 में गाजियाबाद सिंभावली की शुगर मिल का घोटाला है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने मिल में गड़बड़ी की शिकायत की थी कि भाई मिल में जो है गड़बड़ी चल रही है और जो किसानों का पैसा है ना, कुल मिला के बात करें तो एक किसानों का 97.85 करोड़ रुपया खा गए थे। कब? 2018 में। उसके बाद फिर क्या हुआ, जस्टिस वर्मा तब कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की, हालांकि जांच धीमी हो गई। फरवरी 2024 में एक अदालत ने सीबीआई को बंद पड़ी जांच दोबारा शुरू करने के लिए कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया और सीबीआई जांच बंद करवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच बंद करवा दी। देखो भैया गजब है, जो चोर है वही उसकी क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, वही कमेटी बिठा रहे हैं, सारा काम वही कर रहे हैं, सीबीआई को कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। यानी अभी जो इनकी जांच की है ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ही की है, किसी सीबीआई वगैरह ने नहीं की है। उसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने जो केस देखे थे तो दिल्ली में सत्येंद्र जैन का जो मामला था ना, आपके जो दिल्ली नेता थे सत्येंद्र जैन, उनके खिलाफ जो केस थे उसमें भी ये भागीदार थे, मतलब ये जज थे, उस केस को सुना था। उसके बाद दिल्ली शराब नीति मामले में भी ये थे, दिल्ली जो शराब घोटाला हुआ था उसमें भी ये थे। उसके बाद बात करें दुर्गेश पाठक नेता चुनाव विवाद जो था दिल्ली के विधानसभा उपचुनाव में, आप नेता दुर्गेश पाठक के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार की थी, यही थे। इनकम टैक्स पूर्व मूल्यांकन विवाद में भी ये थे। तो कुल मिलाकर अब माना यह जा रहा है कि सारे के सारे केस कहीं ना कहीं अगर इनसे थे तो प्रभावित किए होंगे, कहीं ना कहीं सभी केसों में इन जज साहब ने पैसे लिए होंगे। अब बात आती है, अगर मैं बात करूं तो बात आती है कि अब तक किस किस के खिलाफ ये जो इंपीचमेंट है या महाभियोग लाया गया है। तो अगर मैं बात करूं तो अब तक इन जजों पर महाभियोग प्रक्रिया की गई है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है, यानी कुछ भी नहीं हुआ है। 1991 पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रामास्वामी पर के खिलाफ लाया गया था। 2011 में सिक्किम हाईकोर्ट के जज पीडी दिनाकरन के खिलाफ, 2011 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित सेन के खिलाफ, 2015 में गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस पार दीवाला के खिलाफ, 2015 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस के खिलाफ, 2016-17 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हाईकोर्ट के जस्टिस के खिलाफ, 2018 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा पर भी महाभियोग के जो प्रोसेस है वो लाया गया था, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला।
अब सवाल यह आता है, क्या इन जज साहब का कुछ होगा जो रिश्वत के मामले में पकड़े गए हैं? अब सवाल यह है, अगर जज साहब का कुछ हो या ना हो, यह बात तो तय है, लेकिन अगर क्या, चलो मान के चलो जज साहब पर महाभियोग लगता है और जज साहब को उनके पद से हटा दिया जाता है, जज साहब आराम से अपना घर चले जाते हैं। अब सवाल यह बनता है, क्या यही कोई आम आदमी होता तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता कि तुम पर भैया महाभियोग लगाया जाता है, तुम अपने पद से खत्म और जाओ अपने घर ऐश करो? क्योंकि जज साहब तो कमा लिए, अब अगर वो पूरी लाइफ कुछ भी ना करें तो वो तो उतना कमा लिए ना। तो इस तरह से क्या आम जनता का जो न्यायपालिका पर विश्वास है, क्या वो प्रभावित नहीं होगा? क्या अगर ऐसे ही जज रिश्वत के या भ्रष्टाचार के केसों में लिप्त पाए गए तो क्या जनता न्याय को सभी के लिए समान मानेगी? क्या जनता ऐसे न्याय पर विश्वास करेगी? क्या कल को एक मुलजिम कटघरे में खड़ा होके ऐसे जज साहब से यह नहीं पूछेगा कि जज साहब कितने पैसे लिए थे मुझे सजा देने के लिए? तो उस समय पे जज साहब का आंसर क्या होगा? बाकी आप इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।